नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनाने की सोच रहे हैं या बनवाने के प्रोसेस के लिए लोगों से अता पता कर रहे हैं। मान लीजिए इस वीडियो से आपके कम से कम, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 4 से 10,000 के बीच की इसकी कॉस्ट होती है अगर आप किसी एजेंट से या किसी से बनवाते हैं। पर ये प्रोसेस आप इस वीडियो को सिर्फ देख के आप वो 4 से 10,000 बचा सकते हैं और सिर्फ आपका 400 रुपये से 100 रुपये 200 रुपये, ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है। आप बस उतने के फ़ीस से अपना ये सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सो इस वीडियो को बनाने के पर्पज़ यही है ताकि आप अपने एजेंट, मीडिएटर, इन सब का दलाली के काम को हटाइए और जिनको जो पीड़ित का परिवार है उसको डायरेक्ट ये सर्टिफिकेट मिल जाए। ये सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए होता है? सपोज़ कीजिए एक परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और वो मृत्यु के बाद उनके परिवार के कुछ मेंबर रह जाते हैं, उनको कहा जाता है सर्वाइविंग मेंबर। और ये सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट इंश्योर करता है, बताता है कि जिस पर्सन की डेथ हो गई है या मृत्यु हो गई है उसके बाद कौन कौन से परिवार के सदस्य जीवित थे उनके बाद। अब ये सर्टिफिकेट बहुत जगह अब काम आने लग गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैंक में कोई प्रोसेस करवाना है रिलेटेड टू जिनकी मृत्यु हुई है, तब आपको सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आपको ये जो कोविड रिलीफ फंड आर्थिक योजना के तहत 50,000 या 2,500 की पेंशन लेनी है, तभी भी ये सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट आएगा। और भी बहुत ऑफिशियल पर्पस होते हैं जिसके लिए सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य की डेथ हुई है तो आप ये सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट जल्द ही जल्द बनवाएं, क्योंकि जब अगर कभी कोई मांगता है तब आप इमीडिएटली उसको दे पाए और कोई टाइम आपका वेस्ट ना हो और आप लंबी कतारों में या उस टाइम पे ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि जब भी हमें जल्दी से जल्दी कोई काम करवाना होता है तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं तो आपसे एक अच्छा रकम वसूला जाता है, जिसके लिए कह सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने के लिए ये भी कहीं ना कहीं एक एम है ताकि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर आप सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट करके गूगल करेंगे तो सर्वाइविंग ये प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से भी मिल सकता है, आपको डीएमसी के एसडीएम के ऑफिस से मिल सकता है, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो आप ये, अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं और मैं आपको ये फॉर्म दिला दूँगा, सेंड कर दूँगा ईमेल से। सबसे पहले आप देखेंगे तो अभी हम चलते एक ये फॉर्म कैसे फिल किया जाए और क्या क्या इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हम उस पर भी जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ये फॉर्म कैसे भरा जाए। अगर आपको ये फॉर्म भरना आता है तो आप कुछ अगले 5 मिनट या 6 मिनट स्किप कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं, एक डिटेल डिस्कस करनी। सबसे पहले आता है ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको इसको छोड़ देना है क्योंकि अगर आपने ये फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ऊपर का बॉक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है यूआईडी आधार नंबर। तो यहाँ पे आधार नंबर उनका डालना है जिसको आप मेन एप्लीकेंट बना रहे हैं एसएमसी के लिए। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, सपोज़ कीजिए किसी परिवार में पिताजी की डेथ हुई है तो उस केस में माताजी का आधार नंबर आएगा। अगर माताजी की डेथ हुई है तो पिताजी का आएगा। माताजी नहीं है और पिताजी की बाद में डेथ हो गई तो उनके बड़े बेटे का आएगा, इसी तरीके से, या बड़ी बेटी का आएगा। इस तरीके से एक मेंबर को मेन एप्लीकेंट बना के उसका आधार नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। सेकंड है, लेट्स सपोज, अब हम एग्जांपल के लिए एक ले लेते हैं। राम थे हस्बैंड और सीता थे उनकी वाइफ। एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्लीज़ सेंटी ना होइएगा। राम जी स्वर्ग सिधार गए और पीछे सीता जी रह गए, तो ऊपर जो आधार नंबर आएगा वो सीता जी का आधार नंबर आएगा। नेम ऑफ एप्लीकेंट में सीता जी का पूरा नाम आएगा। नेम ऑफ फादर में सीता जी के पिताजी का नाम आएगा। जिनकी डेथ हुई उनके पिताजी का नाम नहीं आएगा, सीता जी की पिताजी का नाम आएगा जो अप्लाई कर रहे हैं, मेन एप्लीकेंट है। फिफ्थ में नेम ऑफ मदर, सीता जी की माँ का नाम आएगा। सिक्स्थ में नेम ऑफ स्पाउस,
सीता जी के हस्बैंड का नाम आएगा जिनका नाम है राम, तो उनका पूरा नाम आएगा। 7th है जेंडर, तो जेंडर में सीता जी फीमेल है तो फीमेल सेकंड बॉक्स में टिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, सीता जी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी जाएगी। डीडी मतलब पहले डेट लिखी जाएगी, एमएम मतलब फिर महीने अगले डब्बे में डाला जाएगा, और वाई 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 अपना आपका ईयर ऑफ बर्थ लिखा जाएगा। सपोज़ कीजिए सीता जी की डेट ऑफ बर्थ थी 5 नवंबर 1992, तो पहले डब्बे में 05 लिखा जाएगा, दूसरे डब्बे में 11 लिखा जाएगा, और तीसरे डब्बे में 1992 लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे उनकी फ़ोटो लगानी है। फिर उसका 9वें नंबर में आपको मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। ध्यान रखिएगा आपका ये फील्ड मोबाइल नंबर और ईमेल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे ये सारा काम ऑनलाइन हो गया है। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे तुरंत आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक एप्लीकेशन सबमिट होने का मेल आ जाता है और एसएमएस के थ्रू मोबाइल नंबर पे इंटीमेशन आ जाता है। तो इसलिए 9वें नंबर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आईडीज़ वगैरह भी जो जनरेट होती है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ही होगी। और अगर आपको कोई स्टेटस भी देखना है, रिजेक्ट हो गया है या अप्लाई हो गया, जो भी स्टेटस चल रहा होगा, उसके लिए भी ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको प्लीज़ बहुत ध्यान से भरिएगा। 10वें नंबर में प्रेजेंट एड्रेस, जो आपके मतलब जो सीता जी के आधार कार्ड में जो एड्रेस प्रूफ आ रहा होगा डिट्टो सेम टू सेम आप उसको यहाँ पे भरिएगा। पिन कोड में पिन कोड डालिएगा। 11वें नंबर में पूछ रहा है क्या ये अभी का एड्रेस है या ये परमानेंट एड्रेस है, तो आप हमेशा परमानेंट एड्रेस लिखिए और उसी में टिक कीजिए। और अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है तो 12वें नंबर में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखिएगा। 13 नंबर पे पर्पस ऑफ सर्टिफिकेट है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक के लिए कर रहे हैं तो आप लिखिए फॉर सबमिशन ऑफ इन द बैंक, ऐसे लिख सकते हैं इन द बैंक। और अगर आप कहीं रजिस्ट्रार में देना चाहते हैं या मुख्यमंत्री योजना आर्थिक योजना जो निकली हुई 50,000 की और 2,500 की, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिखिएगा फॉर सबमिशन इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। तो 13 नंबर पे आपका ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर पे रिलेशनशिप ऑफ द एप्लीकेंट विद डिसीज। इसका मतलब है कि राम जी जो स्वर्ग चले गए हैं, सीता जी उनकी क्या लगती थी, तो आप यहाँ पे लिखिएगा वाइफ। 15वें नंबर पे लिखिएगा नेम ऑफ डिसीज, तो जो स्वर्ग सिधार गए है मतलब राम जी, तो राम जी का पूरा नाम लिखिएगा यहाँ पे। 16th नंबर में राम जी के पिताजी का नाम। 17वें नंबर पे राम जी की माता जी का नाम। 18वें नंबर में राम जी का जेंडर जो कि मेल। और राइट हैंड साइड में राम जी की फ़ोटोग्राफ आपको लगानी पड़ेगी। 19वें नंबर पे डेथ सर्टिफिकेट नंबर, राम जी की डेथ हुई थी उसके पश्चात आपको एक डेथ सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो वहाँ से मिला होगा, और अगर एमसीडी के है तो आपने एमसीडी के थ्रू अप्लाई किया होगा, तो वो डेथ सर्टिफिकेट नंबर डेथ सर्टिफिकेट से मिल जाएगा। वो नंबर आप लिखिएगा। दिल्ली में जनरली एमसीडी से स्टार्ट होता है तो एमसीडी से यहाँ पे आपको जनरली मिलेगा। उसमें ही डेट लिखी होती है किस डेट पे वो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, और किस उसी सर्टिफिकेट में डेट ऑफ डेथ भी लिखी होती है, वो भी आपको लगानी है। और ध्यान रखिएगा इसके साथ आपको उसकी कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी। 20वें नंबर पे डिटेल्स ऑफ सर्वाइविंग मेंबर, मतलब कौन कौन से सदस्य मृत्यु के बाद रह गए हैं जो जीवित है, उनका नाम, उनकी एज, उनका रिलेशन। सपोज़ कीजिए सबसे पहले आप सीता जी का यहाँ पे नाम लिखेंगे, उनकी उम्र लिखेंगे और उनकी रिलेशन लिखेंगे जो कि वाइफ है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप आधार कार्ड यूज़ करेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि प्रोसेस हो जाएगा, सेम आईडी प्रूफ रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट टिक करके वो अटैच कर सकते हैं इस फॉर्म के साथ। राइट हैंड साइड में अच्छा डॉक्यूमेंट नंबर मतलब जो आधार का नंबर है वो लिखिएगा, या फिर वोटर आईडी का नंबर है तो वो लिखिएगा, कि जो यूनिक आपको आईडी दी गई है उसका नंबर लिखना है। और राइट हैंड साइड में आपको उनकी फ़ोटोग्राफ लगानी है सीता जी की।
फिर दूसरे नंबर पे जो दूसरा मेंबर रह गया है उनकी मृत्यु के बाद, जो उनका बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। तो आपको कैसे चलना है, सबसे बड़ा परिवार में माता जी के बाद सबसे बड़ा कौन सा बेटा या बेटी है, उसका दूसरे नंबर पे लगाना है। सपोज़ कीजिए कि सीता और राम जी के दो बच्चे थे, एक पुत्री थी और एक पुत्र था, तो आप, और पुत्री बड़ी थी, तो आपको दूसरे नंबर पे पुत्री का आधार कार्ड डालना है, टिक करना है, या फिर आप कोई भी एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ डाल सकते हैं, और उनका डॉक्यूमेंट नंबर, और राइट हैंड साइड में उनकी फ़ोटो। और तीसरे नंबर पे जो सबसे छोटा सदस्य रह गया है जो कि बेटा है, तो उसका डाल दीजिएगा। अगर आपके परिवार में किसी मृत्यु के बाद 4 मेंबर रह गए तो आपको 4 मेंबर का यहाँ पे सेम तरीके से सारी डिटेल भर के राइट हैंड साइड में फ़ोटो लगानी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो आपकी जो है वो ज़्यादा डिब्बों से बाहर ना निकले। मतलब अगर आप ऊपर फ़ोटो लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ये और किसी डब्बों को हाइड ना करे, जो लेफ्ट हैंड साइड में है कोई डिटेल्स को हाइड ना करे। बाकी ऊपर फ़ोटो जा सकती है, राइट हैंड साइड को फ़ोटो जा सकती है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, फॉर्म सबमिट हो जाता है। अगर आपके परिवार में 4 मेंबर से ज़्यादा सर्वाइविंग मेंबर है तो उसके लिए आपको एक नया पेपर बनाना पड़ेगा। मतलब ब्लैंक पेपर में एक फॉर्मेट दिया गया है, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे एसएमसी का फॉर्मेट तो आपको मिल जाएगा, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिसीज्ड, एज, फिर आधार, आईडी प्रूफ और आईडी प्रूफ का नंबर, और उसके बाद फ़ोटोग्राफ मांगी जाती है। तो वो आपको वही सेम ये चीज़ को एनेक्शर में बना के देना है, ताकि जैसे 6 या 7 मेंबर है तो उनके लिए एनेक्शर 1 बना के डाल दिया जाएगा। तो आपको ये फॉर्मेट, स्पेसिफाइड फॉर्मेट आपको नेट से मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, तो आईडी प्रूफ आप पैन डाल दीजिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, किनका, सीता जी का, और पैन का नंबर लिख दीजिए, जो भी पैन का नंबर होगा डॉक्यूमेंट नंबर में। फिर प्रेजेंट एड्रेस में अगेन आधार कार्ड डाल दीजिए, क्योंकि आपका सेम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेम आईडी प्रूफ रहेगा और सेम एड्रेस प्रूफ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप आधार कार्ड टिक करके आधार नंबर डाल दीजिए इस डब्बे में, डॉक्यूमेंट नंबर वाले में। फिर परमानेंट एड्रेस में भी सेम आधार कार्ड टिक करके डॉक्यूमेंट नंबर पे डाल दीजिए, अगर आपका सेम परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस है तो। अदरवाइज अगर अलग अलग है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। लास्ट में डेट लिख दीजिए, जिस डेट में आप भर रहे हैं या सबमिट करा रहे हैं, कोई भी डेट डाल सकते हैं। प्लेस में जहाँ से आप भर रहे हैं, अगर आप नई दिल्ली में भर रहे हैं तो आप यहाँ पे नई दिल्ली लिखिए, अगर आप राजस्थान से भर रहे हैं तो यहाँ पे राजस्थान लिखिए, स्टेट का नाम लिखना है, और राइट हैंड साइड पे एक डब्बा लगा हुआ है उसके अंदर आपको सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन का, इसी फॉर्म के बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन का आता है, तो आई के बाद यहाँ पे सीता जी का नाम आएगा जो कि मेन एप्लीकेंट है, यहाँ पे सीता जी का पूरा नाम, फिर उसके बाद सन ऑफ काट देंगे, डॉटर ऑफ आ जाएगा, डॉटर ऑफ श्री उनके पिताजी का नाम, एज्ड में के आगे उनका कितनी उम्र है इन ईयर्स में, कितना, मतलब सपोज कीजिए वो 64 साल के, तो 64 साल यहाँ पे डाल दीजिए। रेजिडेंस ऑफ, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा सेम जो आपने पहले भी फॉर्म में भरा है, सेम टू सेम डालिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। और बाकी इनके बाद आपको वही सेम डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट, जिस डेट पे आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं या सबमिट करा रहे हैं, प्लेस, और अगेन सिग्नेचर। तो ध्यान रखिएगा ये जो 24 नंबर फॉर्म, मतलब ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन परिवार के जितने सदस्य हैं सबको भरना पड़ेगा। मतलब मेन एप्लीकेंट तो ये फॉर्म के साथ भरेगा ही भरेगा, इसके इस पर्टिकुलर चीज़ के उतने प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा जितने आपके सर्वाइविंग मेंबर है। सपोज कीजिए राम जी के परिवार में 3 बंदे पीछे छोड़ के गए थे, उनकी बीवी, उनका बेटा, उनकी बिटिया, तो उस केस में 3 सेल्फ डिक्लेरेशन प्रिंट होंगे, और 3 के नाम यहाँ पे आई के बाद तीनों के अलग अलग नाम होंगे, सन ऑफ या डॉटर ऑफ आ जाएगा, एज्ड उनकी अलग अलग आएगी, रेजिडेंस ऑफ उनका अगर सेम है तो सेम, आधार कार्ड के बेस पे सेम टू सेम आएगा, और सबकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और सिग्नेचर यहाँ पे आएंगे। तो मतलब राम जी के बाद ये कितने होगा, फॉर्म 1 होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन 3 होगा, अगर 3 सेल्फ डिक्लेरेशन है तो 3 आधार कार्ड, मतलब राम जी, सीता जी का, उनके बेटे का, उनकी बेटी का आधार कार्ड भी लगेगा, और उसके साथ पैन कार्ड, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों की कॉपी लगेगी, सेल्फ अटेस्टेड। अच्छा जी, अच्छा राम जी का क्या क्या लगना है, राम जी का एक डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, और उनका भी आधार कार्ड भी लगा दीजिएगा, और उनका पैन भी लगा दीजिए, ताकि किसी को भी जब देखना हो, क्रॉस चेक करना हो तो वहाँ से कर सकते हैं।
ठीक है जी, ये तो आपकी होगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अगर आप ये अटैच कर देंगे तो इसके साथ काम बन जाएगा। अब उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, आपको ये सब फॉर्म सबमिट करने के बाद और सब फिल करने के बाद आपको जितने मेंबर रह गए उतने एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे। तो एफिडेविट कितने रुपए के पेपर में? 10 रुपये के पेपर में। क्या इसको नोटराइज करवाना है? जी हाँ, नोटराइज करवाना है। नोटराइज करवाइएगा। एफिडेविट का अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता तो मुझसे मांग सकते हैं। तो जितने सर्वाइविंग मेंबर रह जाएंगे, आप आइडली अगर आप अपना फॉर्म रिजेक्ट नहीं करवाना चाहते और लंबे चक्रों में नहीं फंसना चाहते तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट का नॉर्मल कॉस्ट होता है मार्केट में 100 रुपये, और आप मात्र 20 रुपये 30 रुपये में भी काम करवा सकते हैं अगर आपको एफिडेविट का मैटर पता है तो। अदरवाइज़ आप कहीं भी जाएंगे तो 100 रुपये 150 रुपये नॉर्मल लेते हैं। तो 3 एफिडेविट बनवाइए, मतलब जितने सर्वाइविंग मेंबर है उतने आपके एफिडेविट लग जाएंगे इसके फॉर्म के साथ। तो एफिडेविट, डिक्लेरेशन, ये फॉर्म प्लस आधार और आपका पैन, ये सारे फाइल एक पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। जब ये फाइल आपकी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी तो आप इन सब को लेके जा सकते हैं एसडीएम के ऑफिस। एसडीएम के ऑफिस जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले जब जाएंगे तो वो जितने भी आधार और आपके पैन हैं सबको वो वेरीफाई करेगा, जितने भी सर्वाइविंग मेंबर के आधार और पैन है। जब वो वेरीफाई कर लेगा तो उसके बाद वो एक और काउंटर में आपको भेजेगा ये सबमिट करने के लिए। जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा तुरंत आपको एक ईमेल में आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी और सेम टू सेम आपके एसएमएस के थ्रू फ़ोन पे भी आ जाएगा कि ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। और विद इन 15 डेज़ के जनरली आपको ये एसएमसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मिल जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा और जिसके थ्रू आप ऑनलाइन घर से ही डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट कर निकलवा के आप अपने रिस्पेक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, इस प्रोसीजर को जानने को मिला होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पे हल करने के लिए मतलब ये वीडियो में हल नहीं कर पाया हूँ तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई